नमस्कार दोस्तों, हिंदी कहानी 2.0 चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित उपन्यास गबन के 12वें भाग को सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग से एक विनम्र अनुरोध है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उपन्यास अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं उपन्यास गबन का 12वां भाग। वकील साहब का रतन के बिना उनका जीवन उतना ही सूना होता जितने की आंखों के बिना मुख। रतन ने केस में से हार निकालकर वकील साहब को दिखाया और बोली, इसके 1200 रुपए मांगते हैं। वकील साहब की निगाह में रुपए का मूल्य आनंददायिनी शक्ति थी। अगर हार रतन को पसंद है तो उन्हें इसकी परवाह नहीं थी कि इसके क्या दाम देने पड़ेंगे। उन्होंने चेक निकालकर जौहरी की तरफ देखा और पूछा, सच सच बोलो, कितना लिखूं? जौहरी ने हार को उलट पलट कर देखा और हिचकते हुए बोला, 1150 कर दीजिए। वकील साहब ने चेक लिखकर उसको दिया और वह सलाम करके चलता हुआ। रतन का मुख इस समय वसंत की प्राकृतिक शोभा की भांति विकसित था। ऐसा गर्व, ऐसा उल्लास उसके मुख पर कभी न दिखाई दिया था, मानो उसे संसार की संपत्ति मिल गई है। हार को गले में लटकाए वह अंदर चली गई। वकील साहब के आचार विचार में नई और पुरानी प्रथाओं का विचित्र मेल था। भोजन वह अभी तक किसी ब्राह्मण के हाथ का भी न खाते थे। आज रतन उनके लिए अच्छी अच्छी चीजें बनाने गई। अपनी कृतज्ञता को वह कैसे जाहिर करे। रमा कुछ देर तक तो बैठा वकील साहब का यूरोप गौरव गान सुनता रहा। अंत को निराश होकर के चल दिया। अगर इस समय किसी को संसार में सबसे दुखी, जीवन से निराश, चिंताग्नि में जलते हुए प्राणी की मूर्ति देखनी हो तो उस युवक को देखे जो साइकिल पर बैठा हुआ अल्फ्रेड पार्क के सामने चला जा रहा है। इस वक्त अगर कोई काला सांप नजर आए तो वह दोनों हाथ फैलाकर उसका स्वागत करेगा और उसके विष को सुधा की तरह पिएगा। उसकी रक्षा सुधा से नहीं, अब विष से ही हो सकती है। मौत ही अब उसकी चिंताओं का अंत कर सकती है। लेकिन क्या मौत उसे बदनामी से भी बचा सकती है? सवेरा होते ही यह बात घर घर फैल जाएगी। सरकारी रुपया खा गया और जब पकड़ा गया तब आत्महत्या कर ली। दल में कलंक लगाकर मरने के बाद भी अपनी हंसी करा के चिंताओं से मुक्त हुआ तो क्या? लेकिन दूसरा उपाय ही क्या है? अगर वह इस समय जाकर जालपा से सारी स्थिति कह सुनाए तो वह उसके साथ अवश्य सहानुभूति दिखाएगी। जालपा को चाहे कितना ही दुख हो, पर अपने गहने निकालकर देने में एक क्षण का भी विलंब नहीं करेगी। गहनों को गिरवी रखकर वह सरकारी रुपए अदा कर सकता है। उसे अपना पर्दा खोलना पड़ेगा, इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। मन में यह निश्चय करके रमा घर की ओर चला, पर उसकी चाल में वह तेजी न थी जो मानसिक स्फूर्ति का लक्षण है। लेकिन घर पहुंचकर उसने सोचा, जब यही करना है तो जल्दी क्या है, जब चाहूंगा मांग लूंगा। कुछ देर गपशप करता रहा, फिर खाना खाकर लेटा। सहसा उसके जी में आया, क्यों न चुपके से कोई चीज उठा ले जाऊं। कुल मर्यादा की रक्षा करने के लिए एक बार उसने ऐसा ही किया था। उसी उपाय से क्या वह प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता? अपनी जबान से तो शायद वह कभी अपनी विपत्ति का हाल न कह सकेगा। इसी प्रकार आगा पीछा में पड़े हुए सुबह हो गई और तब उसे कुछ कहने का अवसर ही न मिलेगा। मगर उसे फिर शंका हुई, कहीं जालपा की आंख खुल जाए तो फिर तो उसके लिए त्रिवेणी के सिवा और स्थान ही न रह जाएगा। जो कुछ भी हो, एक बार तो यह उद्योग करना ही पड़ेगा। उसने धीरे से जालपा का हाथ अपनी छाती पर से हटाया और नीचे खड़ा हो गया। उसे ऐसा ख्याल हुआ कि जालपा हाथ हटाते ही चौंकी और फिर मालूम हुआ कि यह मात्र भ्रम था। उसे अब जालपा के सलूके की जेब से चाबियों का गुच्छा निकालना था। देर करने का अवसर न था। नींद में भी निम्न चेतना अपना काम करती रहती है। बालक कितना ही गाफिल सोया हो, माता के चारपाई से उठते ही जाग पड़ता है। लेकिन जब चाबी निकालने के लिए झुका तो उसे जान पड़ा जालपा मुस्कुरा रही है। उसने झट हाथ खींच लिया और लैंप के क्षीण प्रकाश में जालपा के मुख की ओर देखा, जो कोई सुखद स्वप्न देख रही थी। उसकी स्वप्न सुख विलसित छवि देखकर
उसका मन कातर हो उठा। हाँ, इस सरला के साथ मैं ऐसा विश्वासघात करूं जिसके लिए मैं अपने प्राणों को भेंट कर सकता हूं, उसी के साथ यह कपट। जालपा का निष्कपट स्नेहपूर्ण हृदय मानो उसके मुखमंडल पर अंकित हो रहा था। आह, जिस समय उसे यह ज्ञात होगा कि इसके गहने फिर चोरी हो गए, इसकी क्या दशा होगी। पछाड़ खा जाएगी, सिर के बाल नोचेगी। वह किन आंखों से उसका यह क्लेश देखेगा। उसने सोचा, मैंने इसे आराम ही कौन सा पहुंचाया है। किसी दूसरे से विवाह होता तो अब तक वह रत्नों से लद जाती। दुर्भाग्यवश इस घर में आई जहां कोई सुख नहीं, उल्टे और रोना पड़ रहा है। रमा फिर चारपाई पर लेट गया। उसी वक्त जालपा की आंखें खुल गई। उसके मुख की ओर देखकर बोली, तुम कहाँ गए थे? मैं अच्छा सपना देख रही थी। बड़ा बाग है और हम तुम दोनों उसमें टहल रहे हैं। इतने में तुम न जाने कहाँ चले जाते हो। एक और साधु आकर मेरे सामने खड़ा हो जाता है। बिल्कुल देवताओं का सा उसका स्वरूप है। वह मुझसे कहता है, बेटी, मैं तुझे वर देने आया हूँ। मांग। क्या मांगती है? मैं तुम्हें इधर उधर खोज रही थी कि तुमसे पूछूं कि क्या मांगू, और तुम कहीं दिखाई नहीं देते थे। मैं सारा बाग छानाई, पेड़ों पर झांक कर देखा, तुम न जाने कहाँ चले गए हो। बस इतने में ही नींद खुल गई, वरदान न मांगने पाई। रमा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या वरदान मांगती? मांगती जो जी में आता। तुम्हें क्यों बता दूं? नहीं, बताओ। शायद तुम बहुत सा धन मांगती। धन को तो तुम बड़ी चीज समझते होगे, मैं तो कुछ नहीं समझती। हाँ, मैं तो समझता हूँ। निर्धन रहकर जीना मरने से भी बदतर है। मैं अगर किसी देवता को पकड़ पाऊं तो बिना काफी रुपए लिए न मानूं। मैं सोने की दीवार नहीं खड़ी करना चाहता, न राग ठल्लर और कारनेगी बनने की मेरी इच्छा है। मैं केवल इतना धन चाहता हूं कि जरूरत की मामूली चीजों के लिए तरसना न पड़े। बस कोई देवता मुझे 5 लाख दे दे तो मैं फिर उससे कुछ न मांगूंगा। हमारे ही गरीब मुल्क में ऐसे कितने ही रईस, सेठ, ताल्लुकेदार हैं जो 5 लाख एक साल में खर्च करते हैं। बल्कि कितनों ही का तो माहवार खर्च 5 लाख होगा। मैं तो इसमें 7 जीवन काटने को तैयार हूँ, मगर मुझे कोई इतना भी नहीं देता। तुम क्या मांगती? अच्छे अच्छे गहने? जालपा ने तेवरियां चढ़ाकर कहा, क्यों चिढ़ाते हो जी मुझे? क्या मैं गहनों पर और स्त्रियों से ज्यादा जान देती हूँ? मैंने तो तुमसे कभी आग्रह नहीं किया। तुम्हें जरूरत हो, आज इन्हें उठा ले जाओ, मैं तो खुशी से दे दूंगी। रमा ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर बतलाती क्यों नहीं? जालपा बोली, मैं यही मांगती हूँ कि मेरा स्वामी सदा मुझसे प्रेम करता रहे, उनका मन कभी मुझसे न भरे। रमा ने हंसकर कहा, क्या तुम्हें इसकी भी शंका है? तुम देवता भी होते तो भी शंका होती। तुम तो आदमी हो। मुझे तो ऐसी कोई स्त्री न मिली जिसने अपनी पति की निष्ठुरता का दुखगान रोया हो। 1-2 साल तो वह खूब प्रेम करते हैं, फिर न जाने क्यों उन्हें स्त्री से और रुचि सी हो जाती है। मन चंचल होने लगता है। औरत के लिए इससे बड़ी विपत्ति नहीं। उस विपत्ति से बचने के सिवा मैं और क्या वरदान मांगती? यह कहते हुए जालपा ने पति के गले में बाहें डाल दी और प्रणय संचित नजरों से देखती हुई बोली, सच बताना, तुम अब भी मुझे वैसे ही चाहते हो जैसे पहले चाहते थे? देखो, सच कहना, बोलो। रमा ने जालपा के गले से चिपट कर कहा, उससे कहीं अधिक, लाख गुना। जालपा ने हंसकर कहा, झूठ, बिल्कुल झूठ, 16 आने झूठ। रमानाथ बोले, यह तो तुम्हारी जबरदस्ती है। आखिर ऐसा तुम्हें कैसे जान पड़ा? जालपा बोली, आंखों से देखती हूँ, और कैसे जान पड़ा? तुमने मेरे पास बैठने की कसम खा ली है। जब देखो तुम गुमसुम रहते हो। मुझसे प्रेम होता तो मुझ पर विश्वास भी होता। बिना विश्वास के प्रेम हो ही कैसे सकता है? जिससे तुम अपनी बुरी से बुरी बात न कह सको, उससे तुम प्रेम नहीं कर सकते। हाँ, उसके साथ विहार कर सकते हो, विलास कर सकते हो। उसी तरह जैसे लोग किसी वेश्या के पास जाता है, वेश्या के पास लोग आनंद उठाने ही जाते हैं। कोई उससे मन की बात कहने नहीं जाता। तुम्हारी भी वही दशा है। बोलो, है या नहीं? आंखें क्यों छिपाते हो? क्या मैं देखती नहीं? तुम बाहर से कुछ घबराए हुए आते हो। बातें करते समय देखती हूँ
तुम्हारा मन किसी और तरफ रहता है। भोजन में भी देखती हूँ, तुम्हें कोई आनंद नहीं आता। दाल गाढ़ी है या पतली, साग कम है या ज्यादा, चावल में कनी है या पक गए हैं, इस तरफ तुम्हारी निगाह नहीं जाती। बेगार की तरह भोजन करते हो और जल्दी से भागते हो। मैं यह सब क्या नहीं देखती? मुझे देखना न चाहिए? मैं विलासिनी हूँ, इसी रूप में तो तुम मुझे देखते हो। मेरा काम है विहार करना, विलास करना, आनंद करना। मुझे तुम्हारी चिंताओं से मतलब, मगर ईश्वर ने वैसा हृदय नहीं दिया। क्या करूं? मैं समझती हूँ, जब मुझे जीवन ही व्यतीत करना है, जब मैं केवल तुम्हारे मनोरंजन की ही वस्तु हूँ, तो क्यों अपनी जान विपत्ति में डालूं? जालपा ने रमा से कभी दिल खोलकर बात न की थी। वह इतनी विचारशील है, उसने अनुमान ही न किया था। वह उसे वास्तव में रमणी ही समझता था। अन्य पुरुषों की भांति वह भी पत्नी को इसी रूप में देखता था। वह उसके यौवन पर मुग्ध था। उसकी आत्मा का स्वरूप देखने की चेष्टा कभी की ही नहीं। शायद वह समझता था इसमें आत्मा है ही नहीं। अगर वह रूप लावण्य की राशि न होती तो कदाचित वह उससे बोलना भी पसंद न करता। उसका सारा आकर्षण, उसकी सारी आसक्ति केवल उसके रूप पर ही था। वह समझता था जालपा इसी में प्रसन्न है। अपनी चिंताओं के बोझ से वह उसे दबाना नहीं चाहता था, पर आज उसे ज्ञात हुआ कि जालपा उतनी ही चिंतनशील है जितना वह खुद था। इस वक्त उसे अपनी मनोव्यथा कह डालने का बहुत अच्छा अवसर मिला था, पर हाय संकोच, इसने फिर उसकी जबान बंद कर दी। जो बातें वह इतने दिनों तक छिपाए रहा, वह कैसे कहे? क्या ऐसा करना जालपा के आरोपित आक्षेपों को स्वीकार करना न होगा? हाँ, उसकी आंखों से आज भ्रम का पर्दा उठ गया। उसे ज्ञात हुआ कि विलास पर प्रेम का निर्माण करने की चेष्टा करना उसका अज्ञान था। रमा इन्हीं विचारों में पड़ा पड़ा सो गया। उस समय आधी रात से ऊपर गुजर गई थी। सोया तो इसी सबब से था कि सवेरे उठ जाऊंगा, पर नींद खुली तो कमरे में धूप की किरणें आ आकर उसे जगा रही थी। वह चटपट उठा और बिना मुंह हाथ धोए कपड़े पहनकर जाने को तैयार हो गया। वह रमेश बाबू के पास जाना चाहता था। अब उनसे यह कथा कहनी पड़ेगी। स्थिति का पूरा ज्ञान हो जाने पर वह कुछ न कुछ सहायता करने पर तैयार हो जाएंगे। जालपा उस समय भोजन बनाने की तैयारी कर रही थी। रमा को इस भांति जाते देखकर प्रश्न सूचक नजरों से देखा। रमा के चेहरे पर चिंता, भय, चंचलता और हिंसा मानो बैठी घूर रही थी। एक क्षण के लिए वह बेसुध सी हो गई। एक हाथ में छुरी और दूसरे में एक करेला लिए हुए वह द्वार की ओर ताकती रही। यह क्या बात है? उसे कुछ बताते क्यों नहीं? वह और कुछ न कर सके, हमदर्दी तो कर ही सकती है। उसके जी में आया पुकार कर पूछूं, क्या बात है? उठकर द्वार तक आई भी, पर रमा सड़क पर दूर निकल गया था। उसने देखा वह बड़ी तेजी से चला जा रहा है, जैसे सनक गया हो। न दाहिनी ओर ताकता है न बाईं ओर, केवल सिर झुकाए पथिकों से टकराता, पैर गाड़ियों की परवाह न करता हुआ भागा चला जा रहा था। आखिर वह लौटकर फिर तरकारी काटने लगी, पर उसका मन इसी ओर लगा हुआ था। क्या बात है? क्यों मुझसे इतना छिपाते हैं? रमा रमेश के घर पहुंचा तो 8 बज गए थे। बाबू साहब चौकी पर बैठे संध्या कर रहे थे। इन्हें देखकर इशारे से बैठने को कहा। कोई आधा घंटे में संध्या समाप्त हुई। बोले, क्या अभी मुंह हाथ भी नहीं धोया? यही लीचड़पन मुझे नापसंद है। तुम और कुछ करो या ना करो, बदन की सफाई तो करते हो। क्या हुआ? रुपए का कुछ प्रबंध हुआ? रमानाथ बोले, इसी फिक्र में तो आपके पास आया हूँ। रमेश बाबू बोले, तुम भी अजीब आदमी हो। अपने बाप से कहते हुए तुम्हें शर्म क्यों आती है? यही ना होगा तुम्हें ताने देंगे। लेकिन इस संकट से तो छूट जाओगे। उनसे सारी बातें साफ साफ कह दो। ऐसी दुर्घटनाएं अक्सर हो जाया करती हैं। इसमें डरने की क्या बात है? नहीं कहो, मैं चलकर कह दूं? रमानाथ बोले, उनसे कहना होता तो अब तक कभी का कह चुका होता। क्या आप कुछ बंदोबस्त नहीं कर सकते? रमेश बाबू बोले, कर क्यों नहीं सकता, पर करना नहीं चाहता। ऐसे आदमी के साथ मुझे कोई हमदर्दी नहीं हो सकती। तुम जो बात मुझसे कह सकते हो, क्या उनसे नहीं कह सकते? मेरी सलाह मानो
उनसे जाकर कह दो, अगर वह रुपए न दे तब मेरे पास आना। रमा को अब और कुछ कहने का साहस न हुआ। लोग इतने घनिष्ठता होने पर भी इतने कठोर हो सकते हैं। वह यहाँ से उठा पर उसे कुछ सुझाई न देता था। चौवैया में आकाश से फिरते हुए जल बिंदुओं की जो दशा होती है वही इस समय रमा की हुई। 10 कदम तेजी से आगे चलता तो फिर कुछ सोचकर रुक जाता और 10-5 कदम पीछे लौट जाता। कभी इस गली में घुस जाता, कभी उस गली में। सहसा उसे एक बात सूझी, क्यों न जालपा को एक पत्र लिखकर अपनी सारी कठिनाइयां कह सुनाऊं। मुंह से तो वह कुछ न कह सकता था, पर कलम से लिखने में उसे कोई मुश्किल मालूम नहीं होती थी। पत्र लिखकर जालपा को दे दूंगा और बाहर के कमरे में आ बैठूंगा। इससे सरल और क्या हो सकता है। वह भागा हुआ घर आया और तुरंत पत्र लिखा, प्रिय, क्या कहूँ, किस विपत्ति में फंसा हुआ हूँ। अगर 1 घंटे के अंदर 300 रुपए का प्रबंध न हो गया तो हाथों में हथकड़ियां पड़ जाएंगी। मैंने बहुत कोशिश की, किसी से उधार ले लूं, किंतु कहीं न मिल सके। अगर तुम अपने 2-1 जेवर दे दो तो मैं गिरो रखकर काम चला लूं। जो ही रुपए हाथ आ जाएंगे छोड़ा दूंगा। अगर मजबूरी न आ पड़ती तो तुम्हें कष्ट न देता। ईश्वर के लिए रुष्ट न होना, मैं बहुत जल्द छुड़ा दूंगा। अभी यह पत्र समाप्त न हुआ था कि रमेश बाबू मुस्कुराते हुए आकर बैठ गए और बोले, कहा उनसे तुमने? रमा ने सिर झुकाकर कहा, अभी तो मौका नहीं मिला। रमेश बोले, तो क्या 2-4 दिन में मौका मिलेगा? मैं डरता हूं कि कहीं आज भी तुम यूं ही खाली हाथ न चले जाओ, नहीं तो गजब ही हो जाए। रमानाथ बोले, जब उनसे मांगने का निश्चय कर लिया तो अब क्या चिंता। रमेश बोले, आज मौका मिले तो जरा रतन के पास चले जाना। उस दिन मैंने कितना जोर देकर कहा था, लेकिन मालूम होता है तुम भूल गए। रमानाथ बोले, भूल तो नहीं गया, लेकिन उनसे कहते शर्म आती है। रमेश बोले, अपने बाप से कहते भी शर्म आती है। अगर अपने लोगों में यह संकोच न होता तो आज तुम्हारी यह दशा क्यों होती। रमेश बाबू चले गए तो रमा ने पत्र उठाकर जेब में डाला और उसे जालपा को देने का निश्चय करके घर में गया। जालपा आज किसी महिला के घर जाने को तैयार थी। थोड़ी देर हुई, बुलावा आ गया। उसने अपनी सबसे सुंदर साड़ी पहनी थी, हाथों में जड़ाऊ कंगन शोभा दे रहे थे, गले में चंद्रहार, आईना सामने रखे हुए कानों में झुमके पहन रही थी। रमा को देखकर बोली, आज सवेरे कहाँ चले गए थे? हाथ मुंह तक न धोया। दिन भर तो बाहर रहते ही हो, सवेरे शाम को तो घर पर रहा करो। तुम नहीं रहते तो घर सूना सूना लगता है। मैं अभी सोच रही थी, मुझे मैके जाना पड़े तो मैं जाऊं या न जाऊं, मेरा तो जी वहां बिल्कुल न लगे। रमानाथ बोले, तुम तो कहीं जाने को तैयार बैठी हो। जालपा बोली, सेठानी जी ने बुलावा भेजा है, दोपहर तक चली आऊंगी। रमा की दशा इस समय उस शिकारी की सी थी जो हिरनी को अपने शावकों के साथ किलोल करते देखकर तनी हुई बंदूक को कंधों पर रख लेता है और वह वात्सल्य और प्रेम की क्रीड़ा देखने में तल्लीन हो जाता है। उसे अपनी ओर टकटकी लगाए देखकर जालपा ने मुस्कुराकर कहा, देखो, मुझे नजर ना लगा देना, मैं तुम्हारी आंखों से बहुत डरती हूँ। रमा एक ही उड़ान में वास्तविक संसार से कल्पना और कवित्व के संसार में जा पहुंचा। ऐसे अवसर पर जब जालपा का रोम रोम आनंद से नाच रहा है, क्या वह अपना पत्र देकर उसकी सुखद कल्पनाओं को दलित कर देगा? वह कौन हृदयहीन व्याधा है जो चहकती हुई चिड़िया की गर्दन पर छुरी चला देगा? वह कौन अरसिक आदमी है जो किसी प्रभात कुसुम को तोड़कर पैरों से कुचल डालेगा? रमा इतना हृदयहीन, इतना अरसिक नहीं है। वह जालपा पर इतना बड़ा आघात नहीं कर सकता था। उसके सिर कैसी ही विपत्ति क्यों न पड़ जाए, उसकी कितनी ही बदनामी क्यों न हो, उसका जीवन ही क्यों न कुचल दिया जाए, पर वह इतना निष्ठुर नहीं हो सकता। उसने अनुरक्त होकर कहा, नजर तो न लगाऊंगा, हाँ हृदय से लगा लूंगा। इसी एक वाक्य में उसकी सारी चिंताएं, सारी बाधाएं विसर्जित हो गई। स्नेह संकोच की वेदी पर उसने अपने को भेंट कर दिया। इस अपमान के सामने जीवन के और सारे क्लेश तुच्छ थे। इस समय उसकी दशा उस बालक की सी थी जो फोड़े पर नस्तर की क्षणिक पीड़ा न सहकर उसके फटने,
नासूर पड़ने, वर्षों खाट पर पड़े रहने और कदाचित प्राणांत हो जाने के भय को भी भूल जाता है। जालपा नीचे जाने लगी तो रमा ने कातर होकर उसे गले से लगा लिया और इस तरह भींच भींच कर उसे आलिंगन करने लगा, मानो यह सौभाग्य उसे फिर न मिलेगा। कौन जानता है, यही उसका अंतिम आलिंगन हो और उसके कर पास मानो रेशम के सहस्रों तारों से संगठित होकर जालपा से चिमट गए थे। मानो कोई मरणासन कृपण अपने कोष की कुंजी मुट्ठी में बंद किए हो और प्रतिक्षण मुट्ठी कठोर पड़ती जाती हो। क्या मुट्ठी को बलपूर्वक खोल देने से ही उसके प्राण न निकल जाए। सहसा जालपा बोली, मुझे कुछ रुपए हो तो दे दो, शायद वहां कुछ जरूरत पड़े। रमा ने चौंक कर कहा, रुपए? रुपए तो इस वक्त नहीं है। जालपा बोली, हैं, मुझसे बहाना कर रहे हो? बस मुझे 2 रुपए दे दो, और ज्यादा नहीं चाहती। यह कहकर उसने रमा की जेब में हाथ डाल दिया और कुछ पैसे के साथ वह पत्र भी निकाल लिया। रमा ने हाथ बढ़ाकर पत्र को जालपा से छीनने की चेष्टा करते हुए कहा, कागज मुझे दे दो, सरकारी कागज है। जालपा बोली, किसका खत है? दो। जालपा ने तह किए हुए पुर्जे को खोलकर कहा, यह सरकारी कागज है? झूठे कहीं के, तुम्हारा ही लिखा है। रमानाथ बोले, दे दो, क्यों परेशान करती हो? रमा ने फिर कागज छीन लेना चाहा, पर जालपा ने हाथ पीछे उधर कर कहा, मैं बिना पढ़े नहीं दूंगी। कह दिया, ज्यादा न जिद करो, नहीं तो फाड़ डालूंगी। रमानाथ बोले, अच्छा फाड़ डालो। जालपा बोली, तब तो मैं जरूर पढ़ूंगी। उसने 2 कदम पीछे हटकर फिर खत को खोला और पढ़ने लगी। रमा ने फिर उसके हाथ से कागज छीनने की कोशिश नहीं की। उसे जान पड़ा आसमान फट पड़ा है, मानो कोई भयंकर जंतु उसे निगलने के लिए बढ़ा चला आता है। वह धड़-धड़ करता हुआ ऊपर से उतरा और घर के बाहर निकल गया। कहाँ अपना मुंह छिपा ले, कहाँ छिप जाए कि कोई उसे देख न सके। उसकी दशा वही थी जो किसी नंगे आदमी की होती है। वह सिर से पांव तक कपड़े पहने हुए भी नंगा था। आह, सारा पर्दा खुल गया, उसकी सारी कपट लीला खुल गई। जिन बातों को छिपाने की उसने इतने दिनों से चेष्टा की, जिनको गुप्त रखने के लिए उसने कौन कौन सी कठिनाइयां नहीं झेली, उन सबों ने आज मानो उसके मुंह पर कालिख पोत दी। वह अपनी दुर्गति अपनी आंखों से नहीं देख सकता था। जालपा की सिसकियां, पिता की झिड़कियां, पड़ोसियों की कनफुसकियां सुनने की अपेक्षा मर जाना कहीं आसान होगा। जब कोई संसार में न रहेगा तो उसे इसकी क्या परवाह होगी। कोई उसे क्या कह रहा है। हाय, केवल 300 रुपए के लिए उसका सर्वनाश हुआ जा रहा है। लेकिन ईश्वर की इच्छा है तो वह क्या कर सकता है। प्रियजनों की नजरों से फिरकर जिए तो क्या जिए। जालपा उसे कितना नीच, कितना कपटी और कितना धूर्त, कितना गपोडिया समझ रही होगी। क्या वह अपना मुंह दिखा सकता है? क्या संसार में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां वह नए जीवन का सूत्रपात कर सके, जहां वह संसार से अलग थलग सबसे मुंह मोड़कर अपना जीवन काट सके, जहां वह इस तरह छिप जाए कि पुलिस उसका पता न पा सके। गंगा की गोद के सिवा ऐसी जगह और कहाँ थी। अगर जीवित रहा तो 2 महीने में अवश्य ही पकड़ लिया जाऊंगा। उस समय उसकी क्या दशा होगी। वह हथकड़ियां और बेड़ियां पहने अदालत में खड़ा होगा। सिपाहियों का एक दल उसके ऊपर सवार होगा। सारे शहर के लोग उसका तमाशा देखने जाएंगे। जालपा भी जाएगी, रतन भी जाएगी, उसके पिता, संबंधी, मित्र, अपने पराए सभी भिन्न भिन्न भावों से उसकी दुर्दशा का तमाशा देखेंगे। नहीं, वह अपनी मिट्टी यूं न खराब करेगा, न करेगा। इससे कहीं अच्छा है कि कहीं वह डूब मरे। मगर फिर ख्याल आया कि जालपा किसकी होकर रहेगी। हाय, मैं अपने साथ उसे भी ले डूबा। बाबूजी और अम्मा जी तो रो धोकर सब्र कर लेंगे, पर उसकी रक्षा कौन करेगा। क्या वह छिपकर नहीं रह सकता? क्या शहर से दूर किसी छोटे से गांव में वह अज्ञातवास नहीं कर सकता? संभव है कभी जालपा को उस पर दया आए, उसके अपराधों को क्षमा कर दे। संभव है उसके पास धन भी हो जाए, पर यह असंभव है कि वह उसके सामने आंखें सीधी कर सके। न जाने इस समय उसकी क्या दशा होगी। शायद मेरे पत्र का आशय समझ गई हो, शायद परिस्थिति का उसे कुछ ज्ञान हो गया हो, शायद उसने अम्मा को मेरा पत्र दिखाया हो
और दोनों घबराई हुई मुझे खोज रही हों। शायद पिताजी को बुलाने के लिए लड़कों को भेजा गया हो। चारों तरफ मेरी तलाश हो रही होगी, कहीं कोई इधर भी न आता हो। कदाचित मौत को देखकर भी वह इस समय इतना भयभीत न होता जितना किसी परिचित को देखकर। आगे पीछे चौकन्नी आंखों से ताकता हुआ वह उस जलती हुई धूप में चला जा रहा था। कुछ खबर न थी कि तभी सहसा रेल की सीटी सुनकर वह चौंक पड़ा। अरे, मैं इतनी दूर निकल आया। रेलगाड़ी सामने खड़ी थी। उसे उस पर बैठ जाने की प्रबल इच्छा हुई, मानो उसमें बैठते ही वह सारी बाधाओं से मुक्त हो जाएगा। मगर जेब में रुपए न थे, उंगली में अंगूठी पड़ी हुई थी। उसने कुलियों के जमादार को बुलाकर कहा, कहीं यह अंगूठी बिकवा सकते हो? 1 रुपया तुम्हें दूंगा। मुझे गाड़ी में जाना है। रुपए लेकर घर से चला था, पर मालूम होता है कहीं फिर गए। फिर लौटकर जाने में गाड़ी न मिलेगी और बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। जमादार ने उसे सिर से पांव तक देखा, अंगूठी ली और स्टेशन के अंदर चला गया। रमा टिकट घर के सामने टहलने लगा, आंखें उसकी ओर लगाए हुए था। 10 मिनट गुजर गए और जमादार का कहीं पता नहीं। अंगूठी लेकर कहीं गायब तो नहीं हो जाएगा। स्टेशन के अंदर जाकर उसे खोजने लगा। एक कुली से पूछा। उसने पूछा, जमादार का नाम क्या है? रमा ने जबान दांतों से काट ली। नाम तो पूछा ही नहीं, बतलाए क्या? इतने में गाड़ी ने सीटी दी। रमा अधीर हो उठा। समझ गया, जमादार ने चरका दिया। बिना टिकट लिए ही गाड़ी में आ बैठा। मन में निश्चय कर लिया कि साफ कह दूंगा मेरे पास टिकट नहीं है। अगर उतरना भी पड़ा तो यहाँ से 10-5 कोस तो चला ही जाऊंगा। गाड़ी चल दी। उस वक्त रमा को अपनी दशा पर रोना आ गया। हाय, न जाने उसे कभी लौटना नसीब भी होगा या नहीं। फिर यह सुख के दिन कहाँ मिलेंगे? यह दिन तो गए, हमेशा के लिए गए। इसी तरह सारी दुनिया से मुंह छिपाए एक दिन वह मर जाएगा। कोई उसकी लाश पर आंसू बहाने वाला भी न होगा। घर वाले भी रो धोकर चुप हो जाएंगे। केवल थोड़े से संकोच के कारण उसकी यह दशा हुई। उसने शुरू से ही जालपा से अपनी सच्ची हालत कह दी होती तो आज उसे मुंह पर कालिख लगाकर क्यों भागना पड़ता। मगर कहता कैसे? वह अपने को अभागिनी न समझने लगती। कुछ न सही, कुछ दिन तो उसने जालपा को सुखी रखा, उसकी लालसाओं की हत्या तो न होने दी। रमा के संतोष के लिए अब इतना ही काफी था। अभी गाड़ी चले 10 मिनट भी न बीते होंगे, गाड़ी का दरवाजा खुला और टिकट बाबू अंदर आए। रमा के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। एक क्षण में वह उसके पास आ जाएगा। इतने आदमियों के सामने उसे कितना लज्जित होना पड़ेगा। उसका कलेजा धक धक करने लगा। ज्यों ज्यों टिकट बाबू उसके समीप आता था, उसकी नाड़ी की गति तीव्र होती जाती थी। आखिर बला सिर पर आ ही गई। टिकट बाबू ने पूछा, आपका टिकट? रमा ने जरा सावधान होकर कहा, मेरा टिकट तो कुलियों के जमादार के पास ही रह गया। उसे टिकट लाने के लिए रुपए दिए थे, न जाने किधर निकल गया। टिकट बाबू को यकीन न आया। बोला, मैं यह कुछ नहीं जानता। आपको अगले स्टेशन पर उतरना होगा। आप कहाँ जा रहे हैं? रमानाथ बोले, सफर तो बड़ी दूर का है, कलकत्ता तक जाना है। टिकट बाबू बोले, आगे के स्टेशन पर टिकट ले लीजिएगा। रमानाथ बोले, यही तो मुश्किल है। मेरे पास 50 का नोट था। खिड़की पर बड़ी भीड़ थी। मैंने नोट उस जमादार को टिकट लाने के लिए दिया, पर वह ऐसा गायब हुआ कि लौटा ही नहीं। शायद आप उसे पहचानते हो, लंबा लंबा चेचकरू आदमी है। टिकट बाबू बोले, इस विषय में आप लिखा पढ़ी कर सकते हैं, मगर बिना टिकट के जा नहीं सकते। रमा ने विनीत भाव से कहा, भाई साहब, आपसे क्या छिपाऊं, मेरे पास और रुपए नहीं है। आप जैसा मुनासिब समझे करें। टिकट बाबू बोले, मुझे अफसोस है बाबू साहब, कायदे से मजबूर हूँ। कमरे के सारे मुसाफिर आपस में गाना फूसी करने लगे। तीसरा दर्जा था। अधिकांश मजदूर बैठे हुए थे, जो मजूरी की टोह में पूरब जा रहे थे। वे एक बाबू जाति के प्राणी को इस भांति अपमानित होते देखकर आनंद पा रहे थे। शायद टिकट बाबू ने रमा को धक्का देकर उतार दिया होता तो और भी खुश होते। रमा को जीवन में कभी इतनी झेप न हुई थी। चुपचाप सिर झुकाए खड़ा था। अभी तो जीवन की इस नई यात्रा का आरंभ हुआ था। न जाने आगे क्या क्या विपत्तियां झेलनी पड़ेंगी।
किस किस के हाथों धोखा खाना पड़ेगा। उसके जी में आया गाड़ी से कूद पड़ूं, इस छिछाले दर से तो मर जाना ही अच्छा। उसकी आंखें भर आई, उसने खिड़की से सिर बाहर निकाल लिया और रोने लगा। तो दोस्तों, आज की ये मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित उपन्यास गबन का 12वां भाग आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा।